नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट नाउ में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं संविधान के भाग 2 नागरिकता को। इससे पहले हमने नागरिकता के भाग 1 को डिस्कस कर लिया है। यदि आपने अभी तक वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर अलग से फैक्ट्स बताए गए हैं और आज भी आपको अलग से सारे के सारे फैक्ट्स बताए जाएँगे। इवन टॉप लेवल फैक्ट्स यहाँ पर बताए जाएँगे। तो इसलिए सभी को ध्यान से देखना है और अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाते रहिए, साथ के साथ लिखते भी रहेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। नागरिकता। तो नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया एक कानून है जो कि हमारे संविधान में ऐड किया गया है। एकल नागरिकता वहाँ पर फॉलो की जाती है, तो हमारे देश में भी एकल नागरिकता का नियम ही रखा गया है। इससे पहले हम बात कर लें, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक रखा गया है। और ब्रीफली इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा संविधान मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 चैप्टर यानी कि भाग, 8 अनुसूचियां थी। तो भाग 1 को हमने डिस्कस कर लिया था, जहां पर अनुच्छेद 1 से 4 तक रखे गए थे। इसके बाद अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 के अंतर्गत आता है। भाग 2 यानी कि नागरिकता, जो कि ब्रिटेन से लिया गया कानून होता है एक तरीके से। उसको भी और अच्छे तरीके से हमने बदला भी है, अपने देश के हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से बदला है और उसमें चेंजेस करके अपने संविधान में रखा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुच्छेद 5 की। संविधान के प्रारंभ में नागरिकों को किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, इसके लिए यहाँ पर 3 नियमों को डिस्कस किया गया है। जन्म के आधार पर, यदि आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। माता पिता के आधार पर, यदि आपके माता पिता भारतीय हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। यदि आप संविधान लागू होने से पहले यानी कि 26 जनवरी 1950 से 6 महीने पहले, 6 माह पहले भारत में आ गए थे, तो आपको जो है नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 6 में डिस्कस किया गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए किस प्रकार से नागरिकता का प्रावधान होगा। तो भाई, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता अनुच्छेद 6 बताती है। यहाँ पर परमिट रूल को हाईलाइट किया गया है। परमिट रूल जो कि लागू हुआ था 19 जुलाई 1948 को। उससे पहले बहुत ज़्यादा रोक टोक भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं थी। जब परमिट रूल लागू हो गया तो अब रोक टोक बन चुकी थी और यहाँ पर परमिट रूल को जो है हाईलाइट किया गया है। एक खास तौर पर कहा गया है कि यदि आप पाकिस्तान से भारत में आए हैं रहने के लिए और यदि आप परमिट रूल से पहले आए हैं तो आपको नागरिकता बड़े आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप परमिट रूल लागू होने के बाद आते हैं तो आपको उससे पहले 6 माह का पंजीकरण कराना होगा, उसके बाद आपको नागरिकता मिलेगी। इसके बाद अनुच्छेद 7 पर चलते हैं। अनुच्छेद 7 बताता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए नागरिकता। अब मुद्दा ये है कि जो पाकिस्तान चले गए भाई, उनको नागरिकता कैसे दें? तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जो पाकिस्तान चले गए थे। देखो, जब बंटवारा हुआ था यानी कि 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए थे और बाद में उनको ऐसा लगा कि भाई ठीक है, पाकिस्तान इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है, बेहतर है हम हिंदुस्तान में ही चले जाएं। तो जब वो भारत में वापस आए होंगे, तो भारत में वापस आने के लिए, जब वो भारत में वापस आए, उनको नागरिकता चाहिए थी। तो उनको नागरिकता कैसे दें, उसके लिए यहाँ पर अनुच्छेद 7 में बताया गया है। तो भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए नागरिकता अनुच्छेद 7 में रखा गया है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि 6 माह का पंजीकरण आप लगाते हैं, उसके बाद ही आपको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, और वो भी तब जब आप संविधान से पहले यहाँ पर आ गए होंगे, जब आप क्या है, संविधान के लागू होने से पहले यहाँ पर आ गए होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 बताता है विदेश भ्रमण। अगर आप विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं या फिर नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, तो भारत में आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, यानी कि आपकी जो नागरिकता है वो सुरक्षित रहेगी। ये कानून भारतीय मूल नागरिकों के लिए ही यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 9 पर आ जाते हैं। भारतीय नागरिकता लेने पर विदेशी नागरिकता अगर आप लेते हैं, मान लो अगर आप भारतीय नागरिक थे लेकिन आप विदेश चले जाते हैं और आपको विदेशी नागरिकता चाहिए, आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी भारतीय नागरिकता कैंसिल हो जाएगी, आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं जो है 10वां जो है अनुच्छेद क्या है। 10वां अनुच्छेद नागरिकता की सुरक्षा के बारे में है और ये बताता है कि जो नागरिकता का बना रहना, यानी कि नागरिकता कब तक बनी रहेगी आपकी, जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अगर आप कोई देश विरोधी कार्य करते हैं, राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं, तो आपकी नागरिकता कैंसिल हो जाएगी। और साथ ही साथ यदि आप पागल हैं, मतलब पागल क्लियर हो चुके हैं, कंफर्म हो चुके हैं डॉक्टर्स के द्वारा कि भाई ये आदमी तो पागल है मेंटली रूप से, तो भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा
कि जो मेंटल होते हैं, जो पागल होते हैं, उनको पागल खाने में बहुत सारे अधिकार उनसे छीन लिए जाते हैं। ना ही तो उनसे वोटिंग कराई जाती है, उनको बहुत सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं क्योंकि उनके उनके पास नागरिकता ही नहीं होती है। ठीक है? इसके बाद अनुच्छेद 11 जो कि लास्ट अनुच्छेद है भाग 2 का, इसमें क्या कहा गया है भई? नागरिकता संबंधी कानून जो है वो केवल और केवल संसद बना सकती है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे भई संसद को ही अधिकार है नागरिकता के आधार पर नागरिकता के लिए कानून बनाने का। लेकिन ज़िम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय की। इस बात को ध्यान रखेंगे। ज़िम्मेदारी किसकी है भई? गृह मंत्रालय की। ठीक है? तो एक बार फिर से यहाँ पर हम दोबारा से डिस्कस कर लें क्योंकि हमारा भाग 2 कंप्लीट हो चुका है। इससे जुड़े हुए फैक्ट जो हैं, सीएए कितनी बार आए हैं, क्या-क्या नागरिकता अधिनियम हो 1955 को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार फिर से ब्रीफली जान लेते हैं भाग 2 को। तो भई अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 बताता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में आए हुए लोगों के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 8 विदेश भ्रमण करने से आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता की सुरक्षा यानी कि नागरिकता का बना रहना, जब तक आप राष्ट्रद्रोही कार्य नहीं करते तब तक नागरिकता रहेगी। अनुच्छेद 11 बताता है कि नागरिकता संबंधी कानून केवल संसद बना सकती है गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी से। अब क्योंकि अनुच्छेद 11 में संसद को ये अधिकार मिल गया कि वो कानून बना सकती है नागरिकता के बारे में, तो सबसे पहले 1955 में संसद ने कानून बनाया 1955 में, जिसको नागरिकता अधिनियम 1955 माना भारतीय नागरिकता अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है भाई? इस अधिनियम के तहत एक पूरा का पूरा फर्रा तैयार किया गया कि किन लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाए और किन लोगों से भारतीय नागरिकता छीन ली जाए या फिर ना दी जाए। यहाँ पर 5 तरीके से जो है भारतीय नागरिकता दी जा सकती थी और 3 ऐसी विधियाँ थी जिनके द्वारा नागरिकता ली जा सकती थी वापस, छीनी जा सकती थी। तो कौन-कौन से 5 तरीके थे? सबसे पहला तरीका था जन्म के आधार पर नागरिकता। यदि आपका जन्म भारत में हुआ है, ठीक है? भले ही आपके माता-पिता विदेशी हैं और आपका जन्म भारत में हुआ है, आप भारत में रह रहे हैं, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद दूसरा तरीका था वंश के आधार पर नागरिकता। नागरिकता मिलने वाले 5 तरीकों की बात यहाँ पर चल रही है। सबसे पहले जन्म के आधार पर, यदि जन्म भारत में हुआ है। दूसरा वंश के आधार पर नागरिकता, यदि आपके पिता भारतीय हैं, ध्यान रखेंगे, यदि आपके पिता भारतीय हैं तो आपको जो है भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद पंजीकरण तीसरा तरीका था नागरिकता लेने का। यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप हमारे यहाँ पर भारत में रहते हुए 7 साल भारत में रह करके नौकरी करें और किसी के साथ वैवाहिक संबंध रखें या फिर संबंध हो आपका विवाह से जुड़ा हुआ, तो उस तरीके से आपको 7 साल बाद जो है यहाँ पर नागरिकता दी जा सकती है। देशीकरण द्वारा नागरिकता, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जुड़ाव महसूस करता है, भारतीय संस्कृति से जुड़ाव महसूस करता है और भारतीय बनना चाहता है, भारत के बारे में अच्छा सोचता है, अच्छे विचार रखता है और यहाँ के विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों में एक तरीके से योगदान करता है और वो निपुण भी है और यहाँ के एक तरीके से यहाँ के क्षेत्रों में उन्नति के एक पर्याय बनता है। तो ऐसे लोगों को भारतीय, आपने देखा भी होगा कई विदेशी ऐसे लोग हैं जो भारत में आकर के भारतीय रंग में रंग गए और बाद में भारतीय नागरिक बन गए। तो देशीकरण द्वारा नागरिकता, ये चौथा तरीका था। पांचवा तरीका है अर्जित भूमि द्वारा नागरिकता। अर्जित भूमि यानी कि भारत अगर किसी विदेशी भूभाग पर अधिकार करता है तो वहाँ के नागरिकों को नागरिकता अवश्य मिलेगी। जैसा कि सिक्किम के सभी नागरिकों को नागरिकता 1970 में 36वें संशोधन के द्वारा 22वां अलग राज्य बना दिया गया था सिक्किम को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये 5 तरीके थे नागरिकता देने के। नागरिकता लेने के 3 तरीके थे, या तो अगर कोई व्यक्ति स्वयं त्याग कर देता है नागरिकता का, या फिर उसको देश के द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है, जैसा कि मान लो वो देशद्रोही है या फिर कुछ भी है तो बर्खास्त कर दिया जाता है, या फिर दूसरे देश की नागरिकता अगर कोई व्यक्ति ले लेता है तो भी भारत की नागरिकता उसकी चली जाएगी। तो इस तरीके से जो है हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लागू हुआ। अब क्या है कि इसमें भी बहुत सारी कमियां थी, उनको दूर करने के लिए सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या फिर स्कैब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू किए गए। सबसे पहले जो सीएए लागू किया गया वो 1986 में लागू किया गया। ठीक है, 1986 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया उसके अंतर्गत
पहले पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया गया। जो नागरिकता देने का पहला पॉइंट था ना कि भाई अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, भले ही आपके माता पिता विदेशी हों। तो यहाँ पर इसमें संशोधन ये किया गया 1986 में, लेकिन जरूरी बात यह, क्लियर है। इसके बाद CAA 1992 में आया। वो किस लिए आया भाई? वो जो दूसरा तरीका था नागरिकता देने का, जो कि वंश के आधार पर नागरिकता दे रहे थे, और वहाँ पर कहा गया था कि यदि आपके पिता भारतीय हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक समाज की तरफ इशारा करता था, जिसको रोकने के लिए जो है यहाँ पर संशोधन लाया गया, नागरिकता संशोधन 1992 में जाएगी। भाई आपकी कोई भी एक अगर किया गया इसमें 1986 में क्या है जाएगी, यदि माता पिता में से कोई एक भारतीय है। तो माता पिता में से अगर कोई एक भारतीय नागरिक है तो वो नागरिक भी कानूनी तरीके से ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गैर कानूनी तरीके से नागरिकता ले ली हो। यही बात यहाँ पर संशोधन 2003 में कही गई है कि संशोधन 1986 में प्राप्त नागरिकता कानूनी रूप से दी गई हो, अन्यथा नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्लियर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नागरिकता संशोधन 2005। 2005 में NRIs के लिए यहाँ पर संशोधन किया गया। NRIs यानी कि नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। तो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन क्या होते हैं भाई? 6 महीने जो विदेश में रहते हैं और नागरिकता ले लेते हैं तो इस तरीके के लोगों को हम NRI बोलते हैं। और वो क्या होते हैं, मान लो NRIs में जैसा कि सत्या नडेला है, सुंदर पिच्चई है, ऐसे लोग हैं जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं बाहर, उनके लिए यहाँ पर खास तरीके से संशोधन किया गया। और 6 जनवरी को NRI डेज भी बनाया जाता है, क्योंकि ये संशोधन जो है इस तरीके से यहाँ पर रखा गया था 6 जनवरी को। अब यहाँ पर हम ये भी ध्यान रखेंगे कौन सा संशोधन था। यहाँ पर मुद्दा ये है कि ऐसे लोगों के लिए नियम रखा गया कि भाई उनको भारतीय नागरिकों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जो ऐसे NRIs हैं जिन्होंने भारत देश का नाम ऊंचा किया है या उसकी महानता को बढ़ाया है, भारत देश की महानता को बढ़ाया, जैसे कि सत्या नडेला है, सुंदर पिचाई है, तो ऐसे लोगों को बिना वीज़ा वो भारत आ सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे नागरिकता के अधिकार भी उनको मिलेंगे, भले ही वो भारतीय नागरिक अब ना रहे हों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अंतिम संशोधन, जो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 था, जो कि 2019 में CAA लेकर के आया गया था, जिसके बारे में दिल्ली के शाहीन बाग में बड़ा आंदोलन भी हुआ था। आपको ध्यान होगा कि जो उसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के देख भी सकते हैं। पूरा का पूरा मुद्दा समझाया गया है कैब 2019 का, क्या नियम था, क्यों लेकर के आया गया था और क्यों इसको 2024 में अब लागू किया गया है फाइनली, ठीक है। तो 2019 में खासतौर पर यह कहा गया कि भारत में जो दूसरे देशों से आने वाले लोग हैं, जो शरणार्थी हैं, खासतौर पर 6 धर्मों के लोग, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, तो ये जो है जो 6 धर्म है, इन धर्मों के लोगों को नागरिकता आसानी से मिल जाएगी यदि ये लोग दूसरे देश से खास यहाँ पर 3 देशों का नाम लिया गया है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और हमारा बांग्लादेश। तो अगर इन 3 देशों से आने वाले लोग इन 6 धर्मों से रिलेट करते हैं, उनको भारतीय नागरिकता बड़े आसानी से मिल जाएगी यदि वो धर्म पीड़ित हैं, यानी कि धार्मिक रूप से सताए हुए हैं और इस वजह से भारत में आए हैं। और जो अन्य धर्मों के लोग इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से जो है भारत में घुसे हैं, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि भारत मूल रूप से इन्हीं धर्मों का देश था। इसी आधार पर इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर रखा गया है। मुस्लिम को यहाँ पर इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि ये तीनों ही देश मुस्लिम बाहुल्य है, तो वहाँ से अगर मुस्लिम धर्म पीड़ित के नाम से आता है तो ये बात मान्य ही नहीं हो सकती है, क्योंकि इन तीनों ही देश में मुस्लिम धर्म बाहुल्य में है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से यहाँ पर नागरिकता संशोधन यहाँ पर हुआ है हमारे देश में। और इन संशोधनों के बाद हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाग 3 की, जो कि मूल अधिकारों के बारे में बताती है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।